आज का ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत खास है क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कि सर हमारी ऑब्जेक्टिव की तैयारी बहुत अच्छी है, हमारा एमसीक्यू पूरा कंप्लीट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आइए। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग ज्योग्राफी के परीक्षा में आने वाला वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर वही प्रश्न लिए हैं प्यारे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हैं सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें, हम आपको बिल्कुल इस तरह से पढ़ाएंगे ना, आपको यहीं पे याद हो जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे सब्जेक्टिव का आंसर भी लिखा जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मैं आपको वादा करता हूं अगर आप ध्यान से मेरी बात को सुनते हैं तो हर एक सवाल का जवाब आपको यहीं पे याद हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित कीजिए। आपके सामने सवाल आया कि चिकित्सा पर्यटन क्या होता है, इसके बारे में बताइए। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। अब आप बताइए चिकित्सा पर्यटन क्या है। चिकित्सा का मतलब होता है इलाज करना, है ना, और पर्यटन का मतलब होता है घूमने के लिए जाना। यानी कहने का मतलब जब आप कहीं पे इलाज करने जाते हैं और इलाज करने के बहाने आप घूम भी लेते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा पेशेंट है जो बीमार पड़ गया और वो कहीं पे गया अपने इलाज कराने, वहाँ इलाज उनका हो गया, इलाज करने के लिए तो वहाँ गया भी था प्लस वहीं पे वो उन्होंने घूम भी लिया। इसी को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। पर्यटन का मतलब सिंपली हुआ कि आप किसी भी जगह जाके घूमते हैं फिरते हैं, यही पर्यटन है। और पूछा चिकित्सा पर्यटन क्या है तो आप कहोगे जब लोग इलाज कराने के लिए दूसरे देश की यात्रा करते हैं, यानी जब लोग किसी दूसरा देश जाते हैं क्या करने, इलाज करने। मान लो भारत में कोई बीमारी का इलाज नहीं है तो लोग जाएंगे अमेरिका इलाज कराने, जहाँ पर इलाज होगी वहाँ जाएंगे इलाज कराने, इलाज भी हो गया प्लस वहीं पे उन्होंने घूम भी लिया, पर्यटन भी कर लिया, तो इसी को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो पूछा जाएगा चिकित्सा पर्यटन क्या है या चिकित्सा पर्यटन का वर्णन करें, तो आप सिंपली कहोगे कि जब लोग इलाज कराने के लिए दूसरे देश की यात्रा करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं और यह यात्रा पर्यटन के हिस्सा बन जाता है और यात्रा पर्यटन के हिस्सा बन जाती है तो इसे चिकित्सा पर्यटन कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है जो अमेरिका से भारत आया, क्यों, सस्ती और अच्छी इलाज कराने के लिए। यानी कोई व्यक्ति है जो अमेरिका से भारत आया ताकि सस्ता में उनका इलाज हो जाए, तो वो यहाँ आकर के इलाज भी करवाता है और साथ ही यहाँ के कुछ पर्यटन स्थलों की भी सैर करता है। मान लो कोई भारत आया, दिल्ली आया इलाज कराने, इलाज तो करा लिया, उसके बाद कहा कि चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, लाल किला देख लेते हैं, है ना, आगरा में ताजमहल देख लेते हैं। दिल्ली में एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो इसी को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। तो क्या ये सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे, बहुत आसान है। कोई भी पूछेगा चिकित्सा पर्यटन क्या है तो जब लोग दूसरा देश जाते हैं इलाज कराने के लिए, इसके साथ साथ वो पर्यटन भी कर लेते हैं, घूम भी लेते हैं, इसी को चिकित्सा पर्यटन कहते हैं। आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। अब एक होता आर्थिक भूगोल, एक होता सामाजिक भूगोल, एक होता राजनीतिक भूगोल, है ना। आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं तो समझो जिससे हमें, जहां पर पैसा और मुद्रा की बात हो, यानी जिसमें पैसा कमाया जाता है वो आर्थिक भूगोल। जिसमें समाज की बात हो वो सामाजिक भूगोल, जैसे किसी की सेवा करना, है ना, चिकित्सा इलाज करना किसी का। संस्कृति, संस्कृति समाज में आता है। लिंग भूगोल, लड़का लड़की की बात हो, संस्कृति की बात हो या चिकित्सा इलाज वगैरह कराने की बात हो, तो ये सब आपका आ जाएगा, किस में आ जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा ये जितना भी चीज़ हम बता रहे हैं ये सब आपका सामाजिक भूगोल में आ जाएगा। लेकिन आर्थिक भूगोल में क्या आएगा तो आर्थिक भूगोल में आपका जिसमें पैसा कमाया जाता है, जैसे उद्योग फैक्ट्री हम लोग क्यों लगाते हैं, पैसा कमाने के लिए, तो उद्योग आपका आर्थिक भूगोल है, पैसा और मुद्रा की बात हो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र के नाम बताइए या आर्थिक भूगोल के बारे में उनके 4 प्रकार लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे आर्थिक भूगोल के 4 उपक्षेत्र के नाम निम्न है। पहला आपका संसाधन भूगोल। संसाधन मतलब जो भी चीज़ का संसाधन है जिससे पैसे कमाए जाते हैं, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, ये सब क्या संसाधन है। तो कोयला पेट्रोल से पैसे आते हैं तो संसाधन भूगोल आपका आर्थिक भूगोल हो जाएगा। कृषि भूगोल, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, उससे क्या होता है, पैसा कमाया जाता है ना, कृषि खेती का अनाज बेचते हैं, अनाज से पैसा आता है, तो कृषि भी आर्थिक भूगोल हो जाएगा। उद्योग भूगोल, उद्योग भूगोल भी आपका आर्थिक भूगोल हो जाएगा, ना, जिससे पैसा कमाया जाता हो वो आर्थिक भूगोल है। उसी तरह से पर्यटन भूगोल, आप घूमने के लिए जाते हैं, इसी को पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन से पैसा आता है तो पर्यटन भी किस में आ जाएगा, आर्थिक भूगोल में आ जाएगा। वहीं पे अगर पूछता कि सामाजिक भूगोल का 4 उपक्षेत्र बताइए, आपको पूछता कि सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र बताइए, तो आप क्या कहते कि जैसे चिकित्सा है, चिकित्सा, तो चिकित्सा आपका सामाजिक भूगोल हो जाएगा। वहीं पे हम कहेंगे लिंग भूगोल, किस में आ जाएगा, लिंग भूगोल, ये भी सामाजिक भूगोल में आ जाएगा। वहीं पे हम कहेंगे संस्कृति भूगोल, किस में आ जाएगा, संस्कृति, तो याद रखना संस्कृति भी आपका सामाजिक भूगोल आ जाएगा। एक होता है राजनीतिक भूगोल।
राजनीतिक भूगोल, जहाँ पर राजनीति की बात हो, जैसे चुनाव जब होता है वो तो राजनीति में आता है ना, तो निर्वाचन आपका राजनीतिक भूगोल में आ जाएगा, है ना। एक होता है जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में जनांकीकी आ जाएगा। ये सब प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे से याद रखना। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? बहुत आसान है। सबसे पहले ये याद रखना, सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात प्यारे बच्चों वो पाया जाता है लैटविया में, जिसको लताविया भी कहते हैं। और सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पर पाया जाता है? संयुक्त अरब अमेरिकात में, है ना, यूएई। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया लिंग अनुपात क्या है और कैसे मापा जाता है। लिंग अनुपात मतलब लड़का 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 और लड़की की अनुपात, यानी किसी देश में लड़का की संख्या कितनी है और लड़की की संख्या कितनी है, जब हम लोग तुलना करते हैं ना, इसी को लिंग अनुपात कहा जाता है। और लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है? तो लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या। मान लो हमें भारत का लिंग अनुपात निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हम लिंग अनुपात बराबर पहले देंगे स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। तो इस तरह से हमारा लिंग अनुपात निकल जाएगा। तो लिंग अनुपात मतलब हो गया कि किसी भी जगह, किसी भी शहर, किसी भी देश, किसी भी क्षेत्र की पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। यानी किसी भी जगह पर पुरुष और महिलाओं की संख्या का जो अनुपात है, इसी को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में मापा जाता है। यानी कोई क्षेत्र है, मान लो हम कोई एक एरिया में गए, तो वहाँ पर पहले 1000 पुरुष को देखा जाता है और 1000 पुरुष के बाद फिर पता लगाया जाता है कि स्त्रियों की संख्या कितनी है। जितनी स्त्रियों की संख्या है उतना लिंगानुपात कहलाता है। अब याद रखिएगा, लिंगानुपात ज्यादा सबसे ज्यादा कहां पर है? लताविया में। मतलब क्या मतलब हुआ कि वहां पर लड़कियों की संख्या बहुत ज्यादा है लड़कों की तुलना में, यानी वहां पर महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है पुरुषों की तुलना में। कहां पर? लताविया में। और सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है प्यारे बच्चों? संयुक्त अरब अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई जिसको कहते हैं, अरब के देशों में। मतलब यहां पर जो है महिलाओं की संख्या बहुत कम है, लिंगानुपात कम है, मतलब महिलाओं की संख्या बहुत कम है। किनकी तुलना में? पुरुष की तुलना में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया, आश्रित जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। अब एक होता है आश्रित, है ना, आश्रित तो आप सब जानते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहता हो। अब दूसरों पर कौन निर्भर रहता है? जो पैसे नहीं कमाता, जैसे छोटा बच्चा। तो याद रखिएगा, 0 से लेकर के 14 साल का जो बच्चा होता है वो तो पैसा नहीं कमाता है, वो तो अपना पापा का ही खाएगा ना। तो 0 से 14 साल के बच्चों को आश्रित जनसंख्या में रखेंगे। उसी तरह से जो दादाजी होता है, बूढ़ा जो हो जाता है, वो भी नहीं कमा पाता है, क्योंकि बूढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाता है, बीमार रहते हैं, तो ये भी क्या है? दूसरे पर निर्भर है। तो जो बूढ़े लोग हैं वो भी क्या कहलाएंगे? आश्रित। तो याद रखिएगा, 60 साल से ऊपर, 60 वर्ष से ऊपर के लोग ये भी आश्रित कहलाएंगे। और 0 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो भी आश्रित कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों पैसे नहीं कमा पाता, दोनों को दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे दादाजी है तो वो अपना बेटा पर निर्भर रहता है, और जो छोटा बच्चा है वो अपने बाप पर निर्भर रहता है। तो क्वेश्चन पूछा, आश्रित जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। आप क्या कहोगे? ये वो लोग होते हैं जो खुद काम करके अपनी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। यानी वो लोग जो खुद काम करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद सकते, अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते, वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसी को आश्रित कहते हैं। आश्रित मतलब निर्भर। ठीक है। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ तनु क्लासेस ऐप में मिलेगा, बिल्कुल फ्री। आपको ये पीडीएफ हम दे देंगे तनु क्लासेस ऐप में, पहले आप अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, चलो तो आ जाओ जल्दी से। तो क्वेश्चन है कि आश्रित जनसंख्या को परिभाषित कीजिए। आप कहोगे वे लोग जो खुद काम नहीं करते, अपनी ज़रूरत की पूरा अपने खुद काम करके अपनी ज़रूरत की चीज़ें नहीं खरीद पाते, अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो बच्चे, यानी 0 से 14 साल के, जो पढ़ाई करते हैं और परिवार पर निर्भर रहते हैं। एक बुजुर्ग 60 वर्ष से ऊपर, ज़्यादातर रिटायर होते हैं और देखभाल के लिए परिवार पर निर्भर रहते हैं। तो आश्रित जनसंख्या को परिभाषित अगर कहे तो आप बोलना कि आश्रित जनसंख्या में वो लोग आते हैं या वो बच्चे आते हैं जो खुद नहीं कमाते, बल्कि खुद खाते हैं पीते हैं दूसरों पर निर्भर रह के, या तो अपने पिताजी या अपने परिवार पर। अब बात करते हैं मानव विकास से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान है। एक होता है मानव विकास, एक होता है मानव वृद्धि। मानव वृद्धि मतलब जैसे आपका साइज बढ़ रहा है, पहले आप इतना छोटा थे, फिर आप इतना बड़ा हुए, फिर बड़ा हुए, ये मानव वृद्धि है। आपके पास पहले 1000 रुपया था, फिर 2000 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 1 लाख हुआ, ये हो गया वृद्धि। पहले वृद्धि विकास समझिए। तो वृद्धि क्या हो गया? यानी पैसा का बढ़ना, जनसंख्या बढ़ना, आपका साइज बढ़ना, ये सब वृद्धि है। विकास का मतलब जैसे आपका बुद्धि बढ़ रहा है, पहले आप तेज नहीं थे, चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, अब हर एक चीज़ समझ लेते हैं, हर एक चीज़ आप जानते हैं, मतलब समझ सकते हैं, तो ये हो गया विकास।
ठीक है। तो पूछा यहाँ पर क्या कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास का मतलब इंसान की जीवन गुणवत्ता में सुधार, यानी आपकी क्वालिटी में सुधार। पहले आप जो तेज थे, अब जो तेज है, अगर ये बढ़ा है तो इसका मतलब मानव विकास हुआ है। इसमें क्या है? अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। यानी कहने का मतलब आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप बहुत बेहतर जीवन जी रहे हैं, मतलब आपका मानव का विकास हुआ है बहुत अच्छा। ठीक है, ताकि लोग खुशहाल रहे और संपन्न जीवन जी सके। इसका उद्देश्य सभी को समान अवसर देना है। तो सिंपली आपको अगर कोई पूछे मानव वृद्धि क्या है, तो मानव वृद्धि जब मनुष्य का साइज बढ़ता है ना, मनुष्य की लोगों की जनसंख्या बढ़ता है, उनके पास पैसे बढ़ रहा है, तो ये सभी प्यारे बच्चों मानव वृद्धि होगा। मानव विकास जब लोगों का बुद्धि बढ़ता है, जब उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जब उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छा होता है, जब वो अच्छा सोचता है, यानी हर चीज़ों को समझ पाता है, तो इसका मतलब उनका मानव विकास हो रहा है। ठीक है, तो मानव विकास का मतलब है जीवन गुणवत्ता में सुधार। क्या है? जीवन गुणवत्ता में सुधार, यानी क्वालिटी में सुधार। इसमें अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा और बेहतर जीवन स्तर को शामिल किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं? यानी कहने का मतलब आपको वो चीज बताना है जिससे हमें पता चलता है कि मानव विकास हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? हम लोग देखते हैं उनकी शिक्षा को। मान लीजिए कोई देश में गए, हमें देखना है कि यहाँ पर मानव विकास है या नहीं। मान लो हमको भारत का पता लगाना है कि यहाँ पर मानव विकास हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ का शिक्षा स्तर को देखेंगे कि यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं। अगर अच्छा पढ़ा लिखा है मतलब मानव विकास हो रहा है। फिर यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य को देखेंगे, स्वास्थ्य कैसा है, अगर अच्छा हो रहा मतलब अच्छा स्वास्थ्य सबका है, मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल वगैरह सब बढ़िया है, मतलब मानव विकास हो रहा है। फिर संसाधन तक पहुंच, मतलब लोगों को रोजगार कितना मिला है, लोगों के पास संसाधन है भी या नहीं। अगर लोगों का संसाधन तक पहुंच है मतलब विकास हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या था? मानव विकास के, ध्यान से सुनना, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन है? तो आप लिखना, मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधन तक पहुंच, है ना। यानी 3 चीजें हैं जिनसे हमें मानव विकास का पता लगाते हैं, या मानव विकास मतलब ही हुआ कि 3 चीजों का विकास होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। अब अगला देखिए, देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर हिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही है, सर कब तक नहीं होगी? तो अब प्यारे बच्चों कल से आपकी हिस्ट्री की क्लास होगी। जैसे आपसे मैंने वादा किया था कि आपको सारा चीज़ दे देंगे, है ना, जितना भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। तो फाइनली वो जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है प्यारे बच्चों, आपको हम दे दिए हैं। देखिए पैड कोर्स में जाइए, हर एक सब्जेक्ट का मिल गया है। क्रैश कोर्स में जाइए, और ये प्रिंटेबल नोट्स है, प्रिंटेबल नोट्स में जाइए, और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जाइए, है ना। तो देखिए सारा सब्जेक्ट का दे दिए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस सबका दे दिए हैं। ठीक है, अब एक एक करके देख सकते हैं, कोई भी देखने का मन करे। जैसे मान लो आपको कौन सा पॉलिटिकल है, देख लेते हैं, पॉलिटिकल है ये, ज्योग्राफी है ये, सब सब्जेक्ट का दे दिए। ठीक है, तो आपसे मैंने वादा किया था, सारा सब्जेक्ट आपको मिल गया है। सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आफरीन, थैंक यू सो मच। तो प्यारे बच्चों इसलिए क्लास नहीं हो रही थी क्योंकि ये चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तैयार कर रहे थे, मतलब बहुत दिन से तैयार कर रहे थे, लेकिन फाइनल जो काम है वो हम ही को करना पड़ता है, जो कि हमने कर दिया कल, और आपको मिल भी गया। रात को 4 बजे तक अपलोड कर रहे थे वो, है ना। अब बाकी जो बाकी है फिर धीरे धीरे मिलते रहेगा। चलो अब क्वेश्चन क्या था? वृद्धि और विकास के बीच अंतर को लिखें। अब वृद्धि क्या होता है, ध्यान से देखना। पहले लिखेंगे वृद्धि तथा विकास में अंतर निम्नलिखित है। पहले एक पॉइंट देंगे वृद्धि, फिर एक पॉइंट देंगे विकास। वृद्धि क्या है? तो वृद्धि जो है मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। मात्रात्मक परिवर्तन यानी मात्रा में अगर बदलाव हो रहा है मतलब ये वृद्धि है। जैसे पहले आपके पास 10,000 थे, 20,000 हुआ। पहले जनसंख्या 2,000 था, 5,000 हो गया, बढ़ रहा है। 2,000 था, 5,000 हो गया। 10,000 था, 20,000 हो गया, बढ़ रहा है, तो ये वृद्धि हो जाएगा। विकास का मतलब ये गुणात्मक परिवर्तन। गुणात्मक मतलब पहले आप कम तेज थे, अब ज़्यादा तेज हैं। आपका स्वास्थ्य पहले खराब रहता था, अब बहुत अच्छा है, तो ये मानव विकास हो गया। फिर इसका मापन संभव है, यानी वृद्धि को आप माप सकते हैं, है ना भाई। पहले 20,000 था, अब 50 हुआ, 50,000 हो गया, मतलब 30,000 बढ़ा, माप सकते हैं ना। पहले 1,000 लोग था, अब 10,000 लोग रहता है, मतलब 9,000 बढ़ा, तो वृद्धि को माप सकते हैं। लेकिन विकास जो है इसका मापन नहीं किया जा सकता, बल्कि अनुभव किया जाता है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं, हम लोग सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। ये थोड़ी ना कि हाँ इसका स्वास्थ्य जो है पहले इतना खराब था अब इतना खराब है, तो ये नहीं, याद रखना। तो वृद्धि जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन को दर्शाता है, मात्रा में बदलाव होता है। विकास का गुणात्मक परिवर्तन, इसका क्वालिटी में बदलाव होता है। वृद्धि इसका मापन संभव है,
माप सकते हैं, विकास को माप नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हैं। वृद्धि जो है ये धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है। मतलब क्या हुआ, मान लो आपके पास 5,000 रुपया है, 5,000 से 20,000 हो गया तो 15,000 भरा, तो ये हो गया धनात्मक बढ़ना। और ऋणात्मक मतलब मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपया था, अब 5,000 गया, 5,000 बचा, तो ये हो गया ऋणात्मक यानी घटना। तो वृद्धि धनात्मक ऋणात्मक दोनों होती है। विकास जो है ये हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। अच्छा, ये मूल्य निरपेक्ष का होता है, ये मूल्य सापेक्ष का होता है। तो कम से कम 3 आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मात्रात्मक परिवर्तन, ये गुणात्मक, ये मापन संभव है, इसका मापन संभव नहीं है। ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ये सिर्फ धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी पूछेगा प्राथमिक क्रिया क्या है, द्वितीयक क्रिया क्या है, तृतीयक क्रिया क्या है। देखिए, जब कोई पहला काम करता है वो प्राथमिक काम होगा। पहला काम मतलब जैसे आप पानी में मछली पकड़ते हैं तो ये प्राथमिक क्रिया मछली पकड़ना। आप गाय बकरी चलाते हैं, पशुपालन करते हैं, चराते हैं, पशुपालन करते हैं, ये प्राथमिक क्रिया। आप शिकार करते हैं, शिकार करना है ना, शिकार करना ये भी प्राथमिक क्रिया है। आप खनन करते हैं, जमीन के नीचे जाते हैं, खुदाई करते हैं, कोयला निकालते हैं, तो ये सभी प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया यानी खेती करना, कृषि करना, ये सभी प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया बेसिकली प्रकृति से जुड़ा हुआ होता है ना। जैसे आप पेड़ लगाते हैं, ये भी प्राथमिक क्रिया है। आप शिकार करते हैं, आप गेहूं लगाते हैं, आप खेती करते हैं, ये सभी प्राथमिक क्रिया है। द्वितीयक क्रिया क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमको यहाँ पर लोहा मिला, अब इस लोहा का हम कार बना लिए, ये द्वितीयक क्रिया हो गया। मुझे मान लीजिए लकड़ी मिला, लकड़ी प्राथमिक क्रिया, लकड़ी से हमने क्या बनाया, कुर्सी, द्वितीयक क्रिया। मुझे जो है इसी तरह आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने गेहूं लगाया, गेहूं लगाना प्राथमिक क्रिया। गेहूं से हमने आटा बना दिया, तो गेहूं से आटा बनाना ये द्वितीयक क्रिया है। तो यहाँ पूछा प्राथमिक क्रिया से आप क्या समझते हैं? सिंपल याद रखना, प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनमें मनुष्य सीधे तौर पर प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों का उपयोग करता है। इन क्रियाओं में भूमि, जल, वनस्पति, खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल होता है। प्राकृतिक संसाधन मतलब वो संसाधन जो ईश्वर ने बनाया है हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए। जैसे अगर आप बात करोगे पानी, पानी ऊपर वालों ने बनाया है, कोयला, पेट्रोल, जो भी प्रकृति ने बनाया है, जो भी ईश्वर ने बनाया है, वो सभी प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी जरूरत को पूरा करता है। तो प्राकृतिक संसाधन किसने बनाया है? ईश्वर ने। अब उसी प्राकृतिक संसाधन का इस्तेमाल करके जो हम लोग कोई दूसरा काम करते हैं, ये आपका प्राथमिक क्रिया है। जैसे पानी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, या पशुपालन, ये भी तो प्रकृति ने बनाया ना, इंसान ने तो जानवर नहीं बनाया। उसी तरह से कोयला, खनिज या जो भी संसाधन ईश्वर ने हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए बनाया है, ये प्राकृतिक संसाधन है। और इस प्राकृतिक संसाधन का उपयोग हम लोग करते हैं किसी काम के लिए, पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाना ही प्राथमिक क्रिया में आएगा, तो ये प्यारे बच्चों प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना, प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसमें मनुष्य जो है वो सीधे तौर पर प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों का उपयोग करता है। प्रकृति में जो भी संसाधन मिलता है, अगर उसका उपयोग आप अच्छे से कर रहे हैं और उससे पैसा कमा रहे हैं, तो ये प्राथमिक क्रिया है। इन क्रियाओं में तो भूमि, जैसे जमीन, जमीन से खेती करना, तो जमीन भी आपका प्राथमिक क्रिया में आ जाएगा। जल, पानी, पानी भी, वनस्पति, जंगल, खनिज जैसे कोयला वगैरह, ये सभी प्राकृतिक संसाधन है। और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम लोग जो है प्राथमिक क्रिया करते हैं। क्योंकि ये काम पूरी तरह पर्यावरण पर निर्भर रहती है, इसलिए उन्हें प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। उदाहरण जैसे कृषि करना, पशुपालन करना, मछली पालन करना, वनों से उत्पाद प्राप्त करना, जंगलों से कोई चीज़ हम लोग जो जंगलों से जैसे लकड़ी लाते हैं, तो ये भी प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। खनन करना, ठीक। तो आपको 2 नंबर में अगर पूछा जाए कि प्राथमिक क्रिया क्या है, तो आप सिंपली क्या कहोगे? बहुत आसान है। प्राथमिक क्रिया सिंपल ऐसे भी लिख सकते हो कि वो काम जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ हो, वो प्राथमिक क्रिया है। वो काम जिसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके करते हैं, वो सभी प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देना, जैसे कृषि लगाना, है ना, जैसे पशुचारण करना, जैसे शिकार करना, आखेट हमला करना, है ना, मत्स्य पालन करना, ये सभी प्राथमिक क्रिया है। यानी वो काम जो पर्यावरण से जुड़ा हो, जो प्रकृति से जुड़ा हो, जो ईश्वर जो प्राकृतिक संसाधन उसका इस्तेमाल करके जो हम लोग पैसे कमाते हैं, क्रिया करते हैं आर्थिक, है ना, बिल्कुल, जो भी मुद्रा कमाते हैं, ये सभी प्राथमिक क्रिया है। अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा, किन्हीं 5 प्राथमिक क्रियाकलापों के नाम लिखे। 5, तो 5 प्राथमिक क्रियाकलापों के नाम इस प्रकार है। जैसे सबसे पहला है आखेट एवं भोजन संग्रह,
शिकार करना, आखेट का मतलब शिकार करना। भोजन संग्रह मतलब भोजन जमा करना। पहले के लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, तो शिकार करना भी प्राथमिक क्रिया है। पहले के लोग क्या करते थे, बहुत सारा फल वगैरह मिलता था, सबको जमा करके रखते थे, कल खाएंगे परसों खाएंगे, इसलिए तो भोजन संग्रह भी प्राथमिक क्रिया है। पशुचारण, पशु पालना भी प्राथमिक क्रिया है। मछली पकड़ना, खेती करना, खनन यानी खुदाई करना। रोपण कृषि क्या है, प्राथमिक क्रिया समझ गए, वो काम जो प्रकृति से जुड़ा हो। पशुचारण करना, कृषि करना, मत्स्य पालन करना, है ना, या शिकार करना, भोजन संग्रह करना, ये सभी आपका प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि का मतलब हुआ वो खेती, वो फसल जिसमें हम लोग एक पौधा लगाते हैं एक बार, और उस फसल से कई सालों तक हम लोग अनाज लेते रहते हैं, तो ये आपका रोपण कृषि है। रोपण कृषि का मतलब ही हो गया कि भाई एक बार किसी, मान लो कोई पौधा है जिसको एक बार लगा दिए, और उस पौधा से 1 साल 2 साल 3 साल तक हम लोग फल लेते हैं, फसल लेते हैं, अनाज लेते हैं, तो इस तरह का फसल रोपण कृषि कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती, रबर की खेती, कपास की खेती, गन्ना की खेती, केला की खेती, अनानास की खेती, ये सभी आपका क्या है, रोपण कृषि है। पूछा जाता है कि बताइए केला की खेती क्या है, गन्ना की खेती क्या है, कपास की खेती क्या है, तो ये सभी आपका रोपण कृषि है। तो पूछा जाएगा रोपण कृषि क्या है, तो आपको होगा वो खेती जिसमें एक पौधा एक बार लगाया जाता है, फिर कई सालों तक उससे फसल मिलती रहती है। जैसे चाय का पौधा या कॉफ़ी का पौधा एक बार लगाने के बाद सालों तक उनकी पत्तियां और वो जो है बीज और पत्ती देते रहता है, तो इस तरह की फसल को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। ठीक है, बाकी आप सबको पता है आर्ट्स का हम लोगों का मोस्ट पावरफुल क्रैश कोर्स आ चुका है। ये सारे सब्जेक्ट वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिंदी, इंग्लिश। पहले लाइव क्लास होता है, लाइव क्लास में ₹9 रिकॉर्ड क्लास होता है, पीडीएफ नोट सब मिलता है ना। तो जो बच्चा ज्वाइन नहीं किए हैं आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ फीस कितना है, ₹499। कोई दिक्कत हो ये नंबर है। ठीक है, ये क्रैश कोर्स किन के लिए है, ये चीज़ क्लियर कर लीजिए। क्रैश कोर्स उन्हीं के लिए है जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, या जो अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ें क्या करें। सर कल क्या देंगे, कल क्या है, कल 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है, चलो कल कुछ स्पेशल मिलेगा। तो उन्हीं बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, या जो उनकी तैयारी नहीं है अच्छी, या जो रिवीजन करना चाहते हैं बेसिकली। तो एक बच्चा सवाल कर रहा था प्यारे बच्चों कि सर हमारी जो तैयारी है वो 0% है, हम क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके कितना ला सकते हैं। तो देखिए, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, यानी आपको पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर का नाम भी नहीं पता है, आपको सिलेबस भी नहीं पता है, तो फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आप 350 नंबर ला सकते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है बहुत सारे बच्चे होंगे जो कम से कम चैप्टर का नाम तो आता होगा ना, कम से कम इतना तो आता होगा ना कि इतिहास में इतना चैप्टर है, और पहला चैप्टर भी तो पढ़े होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप आराम से, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं, अगर चैप्टर का नाम भी आता है, तो 400 से ज़्यादा ही ला सकते हैं। और मान लीजिए आप आधा सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं, तो फिर तो यार टॉपर आपको बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, आपको यकीन दिलाता हूँ, आप गारंटी मानिए कि आराम से क्रैश कोर्स में जुड़ के आप टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, इस बात की प्यारे बच्चों गारंटी है, आप यकीन करो। ठीक, तो जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, आप वो पूछ रहे थे एक बच्चा कि सर क्लासेस कहाँ होती है, यूट्यूब और ऐप में सेम क्लास होती है क्या। यूट्यूब में तो हम लोग का एक ही क्लास चलता है ना, ऐप में टोटल 9 टीचर आपके हैं और 9 क्लास होती है हर दिन। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट का, ये सब सब्जेक्ट का, इनमें से जो सब्जेक्ट आपका है वो पढ़ लेना। ये सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है क्रैश कोर्स में। मात्र ₹499 भी फीस है, ये नंबर है। ज़्यादा जानकारी चाहिए आप ले लेना, और तनु क्लासेस ऐप में ही मिलेगा जहाँ पर ये पीडीएफ फ्री मिलेगा। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, रोपण कृषि समझ गए कि एक बार एक फसल को लगाते हैं और कई सालों तक अगर उससे हमें अनाज मिलता है, तो इस तरह की फसल को रोपण कृषि कहते हैं, है ना। जैसे चाय की खेती, अब वही क्वेश्चन पूछा 4 फसलों के नाम लिखिए, यानी रोपण कृषि के। तो जैसे चाय, है ना, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, रबर हो गया, है ना, चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू, गन्ना, ये सभी क्या है, ये सभी रोपण कृषि है। तो रोपण कृषि 4 फसलों, चाय, कॉफ़ी, रबर, कपास, ये सभी क्या है, रोपण कृषि है। अगला देखिए, कर्तन और दहन कृषि की व्याख्या करिए। तो कर्तन और दहन कृषि, इसी को झूम की खेती कहते हैं, है ना। तो जैसे पहले जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, कई सालों के बाद लोगों को जब समझ में आया कि खेती क्या होता है, जब लोगों ने खेती करना सीखा, तो लोग क्या करते थे, जंगल को पहले काट देते थे या जंगल को जला देते थे। जंगल को जलाने के बाद वो जगह खाली हो जाती थी, फिर उस जगह पे वो लोग खेती करते थे। तो इस तरह की खेती को झूम की खेती कहते हैं। और होता क्या था ना, कि जैसे मान लीजिए हम क्या किए, यहाँ पर जंगल को पूरा काट दिए, यहाँ का जंगल को पूरा काट दिए, यहाँ खेती की, अब 1 साल किए, 2 साल खेती किए, 3 साल किए, फिर यहाँ का जो है ना जमीन का जो पावर है थोड़ा कम हो गया, तो फिर हम दूसरा जगह पे जाके खेती किए,
फिर यहाँ का जंगल को काट दिए और फिर यहाँ पर खेती करने लगे। तो जंगल को काट करके या जला करके खेती करना ही कीर्तन दहन कृषि कहते हैं। इसी को झूम की खेती कहते हैं। इसी को स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरण, स्थानांतरण क्यों? क्योंकि पहले यहाँ उन्होंने खेती किया, फिर यहाँ जब फसल नहीं हुआ फिर दूसरी जगह जाकर के खेती किया, 1 साल 2 साल जंगल को काट के, फिर वहाँ जब नहीं हुआ फिर तीसरी जगह जाकर जंगल को काट के खेती किया। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, कर्तन और दहन कृषि क्या है? यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में कर्तन और दहन कृषि, यानी ये जो कर्तन और दहन कृषि है ये कहाँ किया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसमें जो किसान है वो जंगल या घास या मैदान या पेड़ को काटता है, फिर उन्हें जला देता है। जलने के बाद जो राख बचती है वो मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। समझ गए? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की मतलब कर्तन और दहन कृषि यानी झूम की खेती कहाँ किया जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। इसमें क्या होता है कि जो किसान है वो जंगल या घास को पहले काट देता है और फिर जंगल या घास या मैदान या पेड़ पौधे, जंगल घास मैदान या पेड़ पौधे, इसको पहले काट दिया जाता है, फिर उन जंगलों को जला दिया जाता है। जलने के बाद जो राख बचती है, जंगल के जलने के बाद जो राख बचता है वो उसी मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी उपजाऊ बन जाता है और पावर आ जाता है मिट्टी में। फिर जब उस जगह मिट्टी की ताकत कम हो जाती है तो लोग, जो किसान है वो दूसरी जगह जाकर खेती करता है। इसी वजह से इसे कर्तन और दहन कृषि यानी काटो और जलाओ वाली खेती भी कहते हैं। कीर्तन और दहन, काटो और जलाओ। तो अगर कोई पूछे कर्तन और दहन कृषि क्या है तो आप सिंपली क्या कहोगे? कर्तन और दहन कृषि में सिंपली कहोगे प्यारे बच्चों कि जब किसान किसी जगह जाता है, वहाँ पे जंगल को काटता है, उसको जला देता है, फिर वहाँ खेती करता है, तब तक खेती करता है जब तक अच्छी फसल होती है। फिर वहाँ फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर दूसरी जगह जाकर जंगल को काट के खेती करता है। तो इस तरह की कृषि को हम लोग कर्तन दहन कृषि या झूम की खेती या स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। अगला देखिए, 4 तृतीय क्रियाकलापों के नाम लिखें, यानी तृतीय क्रियाकलाप। तो प्रथम क्रियाकलाप खेती करना, पहला क्रिया। फिर खेती के बाद हम लोग जैसे गेहूं लगाए, ये पहला क्रिया। गेहूं से आटा बनाए, दूसरा क्रिया। फिर आटा को दूसरी जगह जाके बेचे तो व्यापार किए हम लोग, तो व्यापार आपका तृतीय क्रिया है। आटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए यानी परिवहन किए, तो ये भी तृतीय क्रिया है। तो पूछा तृतीय क्रियाकलापों के नाम लिखे, कितने? 4। तो देखिए, परिवहन, परिवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। लवकेश कुमार मेरा नाम लीजिए सर, चलो ले लिए। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये भी तृतीय क्रिया है। व्यापार करना, आप जो व्यापार करते हैं, सामानों को बेचते हैं, ये भी तृतीय क्रियाकलाप है। हाय भैया, क्या है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत मजा आता है। चलो, तो परिवहन जो है आपका तृतीय क्रिया है। व्यापार करना, ये भी तृतीय क्रिया है। बैंकिंग, पैसा वगैरह निकालते हैं, जमा करते हैं, ये भी तृतीय क्रिया है। संचार करना, ये भी तृतीय क्रियाकलाप है। तो आपको 4 तृतीय क्रियाकलाप का नाम पूछा है, आप याद रखना। परिवहन करना, व्यापार करना, बैंकिंग करना, संचार करना। संचार मतलब समझ रहे हो ना? संचार मतलब क्या हो गया? जैसे कोई नई जानकारी को पहुंचाना, जैसे फ़ोन के माध्यम से, है ना? जैसे मान लीजिए हम आपको फ़ोन किए और बोले हेलो, हाँ आज पता है दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे बहुत दुखद घटना है, तो हमने आप तक खबर पहुँचाई, ये भी संचार कहलाएगा। फ़ोन किया, ये भी संचार है, तो संचार भी आपका तृतीय क्रिया है। ठीक। बाह्य स्रोतीकरण क्या है प्यारे बच्चों? बाह्य स्रोतीकरण तो होता ना कि जब कोई कंपनी, है ना, मान लीजिए अमेरिका में कोई कंपनी बना है और अमेरिका में कोई कंपनी है, उस कंपनी को कुछ लोग चाहिए, कुछ स्टाफ चाहिए काम करने के लिए, और वो जो ना क्या किया, वो भारत से कांटेक्ट किया, भारत को कहा कि मुझे ना कुछ स्टाफ चाहिए भारत से। बोला भाई भारत से क्यों? तो उन्होंने कहा कि हमें सस्ती कीमत में जो है स्टाफ मिल जाएगा भारत में, तो भारत से कांटेक्ट किया। तो होता क्या है कि कभी कभी कोई कंपनी कंपनी कोई अपना काम किसी दूसरे देश के लोगों से करवाता है, तो इसी को बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं या बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल याद रखिएगा क्या है, जब कोई कंपनी या कोई संगठन अपने काम का एक हिस्सा किसी दूसरे देश या कंपनी को करने के लिए देती है ताकि खर्च कम हो और काम जल्दी व बेहतर हो, तो इसे बाह्य स्रोतन कहते हैं। जैसे कोई मोबाइल है, जैसे ये मोबाइल बना है, तो क्या लगता है ये मोबाइल कोई एक कंपनी बनाया है? नहीं, इस मोबाइल का जो कवर है वो कोई और बनाया है, इसका जो डिस्प्ले है वो कोई और बनाया है, इस मोबाइल का जो स्पीकर है वो कोई और बनाया है। यानी एक कंपनी नहीं बनाती, अलग अलग कंपनी मिल करके मोबाइल को बनाती है, आपको पता नहीं चलता है। समझ गए? तो इसी को बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं। यानी जब कोई कंपनी अपना काम, अब पूरा काम नहीं, जब कोई कंपनी, मुझे मान लो मोबाइल बनाना है लेकिन मुझे बैटरी बनाना नहीं आता, तो हम क्या किए, बैटरी बनाने के लिए दूसरे कंपनी को दे दिए। तो जब कोई कंपनी अपना काम का कुछ हिस्सा या एक हिस्सा किसी दूसरे देश के लोगों से या किसी दूसरे कंपनी से करवाता है, तो इसी को बाह्य स्रोतीकरण कहते हैं या बाह्य स्रोतन कहते हैं। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, काम जल्दी होगा, कम खर्च में हो जाएगा।
अगला देखिए, जैसे अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको कॉलर सेंटर कॉलिंग टीम चाहिए, वो भारत में कॉलिंग टीम ढूंढता है कॉल करने के लिए। कॉलर सेंटर भारत में स्थापित किया जाता है क्योंकि भारत में लागत कम आती है और कार्य पूरा हो जाता है, कम पैसे में उनको लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए। परिवहन के अलग अलग प्रकारों प्रकारों के नाम लिखें। तो परिवहन तो अपने मैंने क्या कहा, जब कोई एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या जब कोई एक वस्तु को जब हम या जब वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, इसी को परिवहन कहते हैं। परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। परिवहन कई प्रकार के होते हैं। एक तो स्थल परिवहन, यानी हम लोग जो ज़मीन पर चलते हैं, यह आपका स्थल परिवहन हुआ। जैसे सड़क, सड़क आपका स्थल परिवहन में आ जाएगा। ट्रेन भी ज़मीन में चलती है, ट्रेन उड़ता नहीं है ना, तो ट्रेन भी स्थल परिवहन है। फिर होता है वायु परिवहन, जो हवा में चलता है, हवा में उड़ता है, जैसे हवाई जहाज़, ये वायु परिवहन है। फिर जल परिवहन, जल मतलब जो पानी में चलता है, जैसे पानी जहाज, ये जल परिवहन है। और एक परिवहन होता है पाइपलाइन परिवहन। आपको सर पाइपलाइन का मतलब क्या हुआ? पाइप, पाइप के द्वारा, जैसे आप नल लगाते हैं तो पानी जो है नल के द्वारा आता है ना। उसी तरह से तेल जो है वो नल के द्वारा, पाइप के द्वारा आता है। तो पाइप के द्वारा जो परिवहन होता है, ये पाइपलाइन परिवहन है। तो याद रखिएगा, परिवहन के अलग अलग प्रकारों के नाम लिखें तो आप कहोगे परिवहन के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। एक तो सड़क परिवहन, एक वायु परिवहन, एक जल परिवहन, तैर तैर के ऐसे ऐसे जल को ऐसे ऐसे तैरते हैं, और एक होता है प्यारे बच्चों पाइपलाइन परिवहन। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने टोटल 15 क्वेश्चन को किया। अब आप लोग बताइए, क्या ये सब्जेक्टिव आपको कैसा लगा? आसान लगा? मुझे लगता है बहुत आसान लगी होगी। और प्यारे बच्चों, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल था कि सर ये PDF कहाँ मिलेगा। प्यारे बच्चों, तनु क्लासेस ऐप में हम आपको दिखा देते हैं। आप पहले स्पेलिंग देख लीजिए, है ना। तनु क्लासेस ऐप, तनु क्लासेस ऐप में ये PDF आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। ठीक है, करना क्या है, आप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पर आप तनु क्लासेस सर्च करिएगा। तनु क्लासेस सर्च करने के बाद ऐप आ जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो, अगर डाउनलोड कर लिए हैं तो देखो ये तनु क्लासेस ऐप है ना। इसको ओपन करना है, ध्यान से देखना। ये तनु क्लासेस ऐप है, इसको हम लोग ओपन किए। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए फ्री नोट्स लिखा है, फ्री नोट्स, फ्री नोट्स में क्लिक करना। ठीक है, उसके बाद ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना। देखो ऊपर में ज्योग्राफी लिखा है ना, ऊपर में ये इंग्लिश है, ये पॉलिटिकल है, ये मॉडल पेपर है, तो आपको ज्योग्राफी में जाना। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में पहले जैसे 70 VVI ऑब्जेक्टिव कराए थे, वो भी PDF फ्री दे दिए हैं। उससे पहले क्वेश्चन बैंक कराए थे, वो भी PDF फ्री दे दिए हैं। आज वाला भी PDF आपको फ्री दे देंगे, सबसे ऊपर दिखेगा, है ना। और भी बहुत सारा PDF फ्री दिया हुआ है, तनु क्लासेस ऐप डाउनलोड करके देख लेना। और टेस्ट भी हम लोग फ्री दिए हैं प्यारे बच्चों, फ्री टेस्ट में जाना। यहाँ पर आपको बहुत सारा टेस्ट है जो फ्री दिए हैं, आप जा करके टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, और फ्री में भी है। बाकी कोई बच्चा है जो बढ़िया तैयारी करना चाहता है क्रैश कोर्स में, तो क्रैश कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं, देखो ये हम लोगों का क्रैश कोर्स है, जहाँ पर आर्ट्स की पूरी पढ़ाई हो रही है। इतने सारे टीचर है जो आपको पढ़ाते हैं, है ना। आप आराम से क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपकी तैयारी यहाँ से बेहतर कोई नहीं करा सकता, है ना। और बहुत सारे बच्चों के मन में जो सवाल था कि सर क्रैश कोर्स में पढ़ के बढ़िया नंबर ला सकते हैं, जी हाँ प्यारे बच्चों, क्यों नहीं ला सकते। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो यही आपके पास मौका है। अभी आप पूरा सिलेबस को नहीं पढ़ पाओगे, अभी आपको वही चीज़ पढ़ना पड़ेगा जो आपके एग्जाम में आता है। और कल कल करते करते मात्र 75 दिन बचा है, याद रखना। कितना दिन बचा है? मात्र 75 डेज। अब देखो, आपको तैयारी करना, सीरियस हो जाना होगा। मात्र 75 दिन है, और 75 दिन के अंदर आपको पूरी तैयारी करनी होगी। अब वक्त नहीं है प्यारे बच्चों, डरने का वक्त नहीं है, ये वक्त लड़ने का है। आप हर दिन सोचते हो कल करेंगे, परसों करेंगे, इतना सोचना नहीं है। अब यकीन मानिए, आर्ट्स का सबसे बड़ा चैनल है जहाँ पर 1 मिलियन 10 लाख बच्चे पढ़ते हैं, इतना बड़ा चैनल है। तो आपको थोड़ा विश्वास करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना है। सिर्फ 499 फीस है। हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है, जहाँ पर आपको सारी सब्जेक्ट की बढ़िया से पढ़ाई होती है। और सिर्फ हम लोग आर्ट्स के लिए स्पेशल है, क्योंकि हम लोग सिर्फ आर्ट्स को पढ़ाते हैं और कोई बाकी सब्जेक्ट को नहीं। और जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा कैसा पढ़ाते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट कर देना ताकि आपके बच्चों को पता चल जाए। तो चलो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ये नंबर है 62 041 70 762, या एक और नंबर है ना 87 096 10 975। इन दोनों में से जो भी नंबर आपके पास है, तो 87 096
यानी ये 2 नंबर आपके पास है, तनु क्लासेस नाम से या मेरे नाम से अमन सर के नाम से सेव कर लीजिए। 6201470765 या 87069110 इस नंबर को सेव करके मैसेज करिए कि सर व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। और पीडीएफ वगैरह नहीं मिले या कोई सवाल करना हो, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, कैसे क्या कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं बन रहा हो पूछ सकते हैं। तुरंत आपको जवाब नहीं मिलेगा लेकिन जवाब मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ना। तो आप 8 लोगों को लगा के रखे हैं, समझ रहे हैं, आपके लिए। चलिए।